नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूरिन और किडनी से जुड़ी समस्याओं की। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बेहद आम हैं। यूरिन इन्फेक्शन से आजकल कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। आखिर क्या इसकी वजह है, किन कारणों से ये होता है? अमूमन ये कहा जाता है कि इर्रेगुलर लाइफस्टाइल होने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा किडनी के ठीक ढंग से काम ना करने की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता है। और साथ ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टोन की भी। स्टोन भी एक आम समस्या है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मूत्र रोग की शिकायत किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग और महिलाएं। अगर पेशाब में खून आ रहा है तो यह कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। युवाओं और बुजुर्गों में अगर बार बार पेशाब और जलन की शिकायत हो तो यह प्रोस्टेट में सूजन या इसके बढ़ने की वजह हो सकती है। इसलिए इनकी सही जांच और उचित इलाज बहुत जरूरी है। मूत्र का संक्रमण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, जिसे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। पथरी की वजह से भी मूत्र का प्रभाव रुकता है और मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है। यूटीआई का संक्रमण अगर ज्यादा दिनों तक बना रहे तो ये खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से किडनी इन्फेक्शन हो सकता है और किडनी फेलियर की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में यूरिन इन्फेक्शन की गंभीरता और इसके परिणामों को जानने के बाद ये जरूरी है कि लापरवाही ना बरतें और समय पर इसका इलाज कराएं। तो देखा आपने कितनी सारी दिक्कतें होती हैं अगर ठीक ढंग से अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल ना रखा जाए। यूरिन इन्फेक्शन को लीड करती हुई कई बीमारियां भी हैं, उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे जल्दी से करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी भी। आप हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रेनल ट्रांसप्लांटेशन, सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और रेनल ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। सबसे पहले डॉक्टर अनूप, आप ही से बात करना चाहेंगे। जिस तरह से हम यूरिन इन्फेक्शन को देख रहे हैं कि अमूमन महिलाओं में ज़्यादातर ये देखा जाता है, लेकिन ये मौसम भी कुछ ऐसा है कि यूरिन इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्या कुछ खास कारण आप इसके देखते हैं? कि जो यूरिन इन्फेक्शन जो है महिलाओं में मेल से ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब की नली होती है, वो छोटी होती है मेल्स के मुकाबले। इसलिए जो इन्फेक्शंस बाहर से अंदर बहुत इजीली ट्रैवल कर जाते हैं। फीमेल्स में सिर्फ 4 सेंटीमीटर होता है और मेल्स में ये इसका 18 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि देखा गया है महिलाएं क्योंकि जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, हमारे जो घर में रहती हैं, ये पानी इंटेक कम रहती हैं क्योंकि ये सारे दिन काम करते हैं, रसोई में काम करते हैं, लेकिन डिस्पाइट इंक्रीज टेम्परेचर एक्सपोजर उनका पानी इंटेक कम रहता है। तो ये दूसरा कारण है कि महिलाओं में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। प्लस इसके अलावा डायबिटीज़ होना पेशेंट को या स्टोन बन जाना, ये भी एक कारण है जो समय के साथ महिलाओं में इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देता है। और अगर हम बात करें पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स की, जिनका एज 45 के बाद स्टार्ट हो जाता है, उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और जो यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है वो छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ उसकी वस्कुलरिटी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी क्या होता है, महिलाओं में देखा गया है कि पेशाब अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और दूसरा आपने पूछा कि जो आजकल जो मौसम है, गर्मियों में देखा जाता है कि नॉर्मली हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और हम उतना पानी नहीं पी पाते हैं। तो जो भी लोग पानी 3 लीटर से कम पी रहे हैं, हेल्दी मेल या फीमेल हैं, उनमें चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं कि यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं इन्फेक्शन के, और गर्मियों में देखा गया कि स्टोन्स ज़्यादा होते हैं। अगेन कारण वही है क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं तो स्टोन ज़्यादा बनते हैं और जिनको स्टोन होता है उनको इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस मौसम में इन्फेक्शंस और स्टोन के पेशेंट आप देखेंगे ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में इमरजेंसीज में आते हैं और उनका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। ओके, डॉक्टर हेमंत, आपसे ये जानना चाहेंगे, यूरिन इन्फेक्शन भी कई कैटेगरी में होता है। कुछ है कि जो कुछ ही समय में अपने आप ठीक हो जाता है, जैसे कुछ आपने बताया कि पानी अगर आप ज़्यादा इंटेक करें तो गंदगी फ्लश आउट हो जाती है। कैसे समझे कि आप किस लेवल के यूरिन इन्फेक्शन पर हैं और कैसे इसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इसके शुरुआती लक्षण कैसे समझ सकते हैं?
जो यूरिन इन्फेक्शन के जो शुरुआती लक्षण हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि पेशाब का बार बार आना, रोक नहीं पाना और इरिटेशन होना पेशाब में, जिसको हम डिस्यूरिया बोलते हैं कि पेशाब में जलन होना, ये इनिशियल सिम्टम्स है। इसे समझ जाना चाहिए कि पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर इसके साथ में हमको बुखार आ रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, जैसे कमर में दर्द है स्टोन की वजह से है, तो अगर ऐसा कुछ है तो मेन है फीवर। अगर पेशाब के इन्फेक्शन के लक्षण के साथ फीवर आ रहा है तो हमको ये मानना पड़ेगा ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की श्रेणी में आता है, कि मतलब ये इन्फेक्शन अब सिवियर हो गया है। तो हमारे में ऐसा होता है कि अगर ये पेशाब के इन्फेक्शन के साथ फीवर हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक भी आईवी देते हैं, इंजेक्टेबल, अदरवाइज हम टैबलेट से काम कर सकते हैं। सो इनिशियली कोई भी इन्फेक्शन ऐसे स्टार्ट होता है कि पहले पेशाब में जलन होना, बार बार आना और पेशाब में दर्द होना, ये सब चीज़ें। बट अगर फीवर आ रहा है तो मान के चलिए कि अभी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया, तो अब इसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ये घर पे ऐसे ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, तो आपको डॉक्टर की सलाह की और अस्पताल जाने की ज़रूरत है अगर बुखार आ रहा है तो। ओके। और डॉक्टर अनूप, जैसे आपने कुछ कारण भी बताए, जिनमें से एक आपने स्टोन की बात की, पथरी की। पथरी बहुत ही आम समस्या है यूरिन इन्फेक्शन की तरह ही, और कुछ स्टेजेस भी डॉक्टर हेमंत ने हमें बताई हैं। जब पथरी बार बार होना या पथरी का बनना, पहले तो इसके शुरुआती कारण बता दीजिए, और उसके बाद ये पथरी की समस्या कैसे लीड करती है ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन को? कि जो स्टोन्स हैं, इंडिया को एंडेमिक बेल्ट माना जाता है स्टोन्स का, यानी कि हमारे यहाँ स्टोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसका कारण है क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें समर्स जब आती हैं तो बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को हम एक्सपोजर होता है। तो इसका सबसे कॉमन कारण स्टोन बनने का भारतीय, अगर हम पेशेंट्स की बात करें, एक तो हो गया हाइड्रेशन, जो मैं अभी पहले बता रहा था कि हमारे नॉर्मली हमारे जो पेशेंट्स हैं वो पानी कम पीते हैं, और अगर आप सर्दियों में 2 लीटर से कम पी रहे हैं और गर्मियों में 3 लीटर से कम पी रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं कि स्टोन बन जाएगा। नंबर 2, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि उनके जेनेटिकली कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस डिफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बढ़ जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन बना देते हैं। तीसरा होता है डाइटरी फैक्टर्स। कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं, अगर हम उसको ज़्यादा खाते हैं तो उसकी जो मात्रा हमारे ब्लड में और यूरिन में बढ़ जाती है और वो आगे जाके स्टोन का रूप ले लेती है। इसका एग्जांपल देते हैं, जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड एक स्टोन होता है जो कि रेडियोलुसेंट यानी एक्सरे में नहीं दिखता है, वो स्टोन ज़्यादा बन जाता है। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। चौथा है कि अगर हमारे को इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, जो अभी आप बात कर रहे थे, उनमें एक स्पेशल तरह का स्टोन बनता है, उसको स्टूवर्ट स्टोन बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शन के प्रेजेंस में स्टोन बनता है। तो ये कुछ कारण है। और उसके अलावा लास्ट हम बताना चाहते हैं कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, यानी जन्म से हमारे शरीर में कहीं रुकावट है। मान के चलिए कि किडनी के अंदर रुकावट, इसको पीज ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, या नीचे लोअर यूरेटर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, या किसी को स्ट्रिक्चर बन गया, या जैसे गदूद की आप बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट हो गया, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी में या ब्लैडर में स्टेसिस हो जाता है और वो स्टोन बना देता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय पेशेंट्स में स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। ओके। लेकिन एक समस्या यहाँ देखी जाती है, कई लोग ये समझते हैं कि अगर किसी पेय पदार्थ का सेवन कर लें तो स्टोन निकल जाएगा, या फिर कुछ घरेलू उपाय कर लें तो स्टोन निकल जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद दर्द खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से वही दर्द उत्पन्न होता है और उसके बाद वे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कितना सीरियस लेना इस स्टोन को ज़रूरी है, और घरेलू उपाय कहाँ तक सफल रहते हैं? तो इसके बारे में मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। एक तो कि ट्रीटमेंट कब ज़रूरत है, और कुछ फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत, कोई भी पद्धति यूज़ करें, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, जनरली छोटे स्टोन्स के लिए हम भी मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि 40 to 60% चांस है कि स्टोन निकल जाएगा। हम परसेंटेज में बात करते हैं। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि मैं 100% कर दूंगा, तो 100% कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। जनरली 6 mm से छोटा स्टोन है, मेडिकली मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप उनको एलोपैथी दें, आयुर्वेदिक दें, होम्योपैथी दें, वो स्टोन्स निकल जाते हैं अगर पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले। मगर अगर उससे बड़ा स्टोन है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो भी ट्राई कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर जो भी आप चाहते हैं कि आप अपनी नानी माँ, दादी माँ की कोई दवाई यूज़ करना चाहते हैं, या आपके एलोपैथी, होम्योपैथी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, मेक श्योर कि उसको आपने ट्रीटमेंट ले लिया। उसके बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करके देख लें स्टोन निकल गया कि नहीं। हमारे पास बहुत कॉमन पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैंने 2 साल पहले आयुर्वेदिक लिया और उन्होंने बोला स्टोन निकल गया, आज भी अल्ट्रासाउंड करके आया 2 सेंटीमीटर का स्टोन है, किडनी डैमेज होगी। तो एटलीस्ट वो जो भी यूज़ करें, हम मना नहीं करते, सबका अपना रोल है, मगर वो दे शुड कन्फर्म, वो कन्फर्म होना चाहिए कि स्टोन निकल गया। सेकेंड चीज़ है, कुछ फैक्ट एंड मिथ्स की मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। तो पानी पीने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ ले सकते हैं, स्वीटेंड ना हो,
मतलब ऐसा ना हो वो शुगरी ना हो, शुगर वाली चीज़ें ना लें, क्योंकि उस वो अलग से वो स्टोन फॉर्मिंग होती है, वो स्टोन बनाते हैं। अदरवाइज आप पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, आप किसी भी सोडा ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप वाटर का इंटेक बढ़ाइए। पानी इतना लेना है कि आपका यूरिन साफ आए। अगर बहुत येलो आ रहा है, डार्क कलर आ रहा है, तो मतलब कि आपकी पानी की मात्रा सही नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि कैल्शियम नहीं लेना, कैल्शियम लेने से स्टोन बन जाता है। तो कैल्शियम का ये भी मिथ है, कम भी नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, एक एवरेज अमाउंट है 1 ग्राम जो लेना चाहिए। ऐसे ही नॉनवेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बट एक नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। एक मिथ होती है कि आप बीज वाली चीज़ें लेंगे तो स्टोन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें ऑक्जेलेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कॉफ़ी होती है, पालक होता है, गोभी होती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी, क्योंकि ऑक्जेलेट रिच फूड है, तो इसको आप नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं करना, मगर अमाउंट कम करना, तय समय में और तय संख्या में उसको लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पानी है कि कोई भी तरल पदार्थ ले सकते हैं, यूरिन साफ आना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनूप, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं बड़ों में स्टोन बनने के जो कारण रहे हैं और जिस तरह के लाइफस्टाइल की भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बच्चों में भी यही कारण मौजूद रहते हैं स्टोन बनने के? तो ये बच्चों में जो स्टोन्स बनते हैं उसके थोड़े कारण एडल्ट से भिन्न होते हैं। जो कॉमन फैक्टर है वो पानी का कमी बच्चों में भी देखी जाती है कि बच्चे जो हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर खेलते रहते हैं, पानी का इंटेक कम लेते हैं। और अगर फैमिली में हम देखें, अगर बड़ों को भी कम देखते हैं पानी पीते हुए, तो खुद भी कम पीते हैं। दूसरा, बच्चों में कुछ जो हम बात जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की बात कर रहे थे, यानी कि जो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं बच्चों में। और ये देखा गया है कि कई तरह की जो हमारे केमिकल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, इनके मेटाबॉलिज्म के जो पाथवे हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं बच्चों में, वो देखा गया है। और तीसरा होता है कि बच्चों में कोई बीमारी, जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक बीमारी होती है जो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से स्टोन ज़्यादा बच्चों में बनने लग जाते हैं। डॉक्टर हेमंत, जिस तरह से हमने बच्चों की और एडल्ट की भी बात की है, लेकिन एडल्ट को जब स्टोन होता है तो कई बार ये देखा जाता है कि लोग इसके ट्रीटमेंट से भी भागते हैं, बहुत लंबा समय लगा देते हैं ट्रीटमेंट के लिए और उसको स्टोन को निकलवाने के लिए, जिससे समस्या बढ़ जाती है। तो क्या इसके बेहतर इलाज हैं, इसके बारे में बताएं, ताकि जो लोग थोड़ी हिचकिचाहट अगर मन में रखते हैं ट्रीटमेंट को लेकर, वो दूर हो सके। तो रीनल स्टोन या जो हमारी स्टोन की सर्जरी है, उसमें पिछले 10 साल में एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया है। आज की डेट में ओपन सर्जरी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है जी। मतलब हम लोग को शायद लास्ट 1 साल में शायद ओपन सर्जरी करना ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए बहुत अच्छे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आ गई हैं। सिर्फ आधा 1 सेंटीमीटर का हम इंसिजन देते हैं और बड़े स्टोन्स को हम निकाल सकते हैं। और पेशेंट आज एडमिट होता है, ऑपरेशन होता है, कल तक छुट्टी हो सकती है। तो 1 या 2 दिन का स्टे है। और बहुत ही इस तरीके की पद्धति आ गई कि बिना इंसिजन के भी सर्जरी हो जाती है, जिसको हम RIRS बोलते हैं, यूरोट्रोस्कोपिक सर्जरीज। और हम PCNL कर सकते हैं, मिनी PCNL कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से भी हो सकती है। तो जो मॉर्बिडिटी थी, जो परेशानी थी सर्जरी रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। बहुत सेफ सर्जरी है। तो इसको और स्टोन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं जिन्होंने इग्नोर किया है और किडनी फेलियर के साथ आते हैं। अल्टीमेटली उन्हें ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है या डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने स्टोन को इग्नोर ना करें, अपना टाइमली ट्रीटमेंट लें। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेटअप्स में अवेलेबल है, तो जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनूप, किस तरह से किडनी फेलियर की जो स्थिति है किन किन कारणों से बनती है, और जिस तरह सर ने भी बताया है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत एक हद तक पड़ जाती है, तो इन दोनों पर थोड़ी जानकारी। भारतवर्ष में अगर हम बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी इस समय ज़रूरत है, क्योंकि हर साल भारतवर्ष में 2 लाख लोगों की किडनी एंड स्टेज डिजीज़ पहुंच जाती है। यानी कि किडनी फेलियर के 5 स्टेज होते हैं, जब लास्ट स्टेज होता है उसको स्टेज 5 बोलते हैं, तब उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो भारतवर्ष में हर साल 2 लाख लोग जुड़ जाते हैं स्टेज 5 के, और जो हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं सिर्फ 5 से 10 हज़ार लोगों का। यानी हर साल में हमारे पास 1,90,000 लोगों का अभाव रहता है ट्रांसप्लांट का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक मैग्नीट्यूड है डिमांड और सप्लाई के गैप के बीच में। अब हम बात करते हैं कारण। सबसे कॉमन कारण किडनी फेलियर के हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा किडनी खराब होती हैं। ये अफेक्ट करता है यंग एज ग्रुप से लेकर एडल्ट और मिडिल और एल्डरली पीपल तक। दूसरा कारण है कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, जैसे कि पेन किलर्स। आजकल बड़ा कॉमन है कि पेशेंट जाके केमिस्ट से लेके दवाई खा लेते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग पेन किलर्स अगर आप ले रहे हैं, या स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर को दिखाया झोला छाप डॉक्टरों से ले रहे हैं, उससे किडनी आपकी बहुत जल्दी खराब होती है। तीसरा, हमारे जो यंग लोग हैं जो आजकल बॉडी बिल्डिंग के लिए तरफ ज़्यादा हैं, वो लोग भी आजकल जो आजकल प्रोटीन के शेक्स आ रहे हैं उसके अंदर भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिला देते हैं।
इससे अच्छा। फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, बट लॉन्ग टर्म में वो जाके किडनी खराब कर देते हैं। इसके अलावा स्टोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर हेमंत ने बताया, अगर दोनों किडनी में स्टोन है और लंबे टाइम तक आपने इग्नोर कर दिया तो दोनों किडनी खराब हो जाती हैं, और दोनों किडनी खराब होने की वजह से आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा कारण किडनी फेलियर का हो सकता है कि प्रोस्टेट, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आपका प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा लंबे स्टैंडिंग हो गया है, बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से दोनों किडनी उसकी खत्म हो जाती हैं। दुर्भाग्यवश बच्चे, छोटे बच्चे, 10 साल के, 5 साल के बच्चे भी किडनी फेलियर वाले आ रहे हैं। उनके कारण में एक, मैं बताना चाहता हूँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक सिंड्रोम होता है। अच्छा। जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, वो बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट करता है। डॉक्टर हेमंत, किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर क्या अवेयरनेस या किडनी डोनेशन को लेकर हमारे देश में अभी कितनी अवेयरनेस है, कितना डिमांड और सप्लाई का रेशियो है? तकरीबन हर साल 1,90,000 सरप्लस है, जो हमारे पास ऑर्गन नहीं है मगर पेशेंट आ जाते हैं सरप्लस। तो ऐसा करके बहुत पेशेंट है जिनको किडनी की ज़रूरत है। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, स्पेशली जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पर लिटरेसी कम होता जाएगा, वहाँ पर तो और नेग्लिजिबल है कि लोग किडनी लेना तो चाहते हैं मगर देना नहीं चाहते। अब किडनी कौन दे सकता है? किडनी या तो एक जिंदा आदमी दे सकता है, या जिसकी अभी डेथ हुई है रिसेंट, इमीडिएटली आफ्टर एट द टाइम ऑफ डेथ, इमीडिएटली डेथ, हम तब किडनी दे सकते हैं जी। तो हमेशा ये अच्छा है कि जो डेथ जिसका हुआ है अनफॉर्चुनेटली, वहाँ से हम किडनी ले सकें तो हमारा पूल बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि कौन लोग किडनी दे सकते हैं? अगर मुझे आज किडनी की ज़रूरत है तो मेरे आसपास मेरे 4-5 रिलेटिव्स हैं, उनमें से किसी को डायबिटीज़ होगा, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ वो बहुत छोटा पूल है कि मुझे ज़रूरत तो पड़ सकती है। मगर डेली एक्सीडेंट्स होते हैं डेली, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो पेशेंट का अवेयरनेस, एक तो जनरल पॉपुलेशन का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो खुद से सहमति दें अंगदान करने की, और दूसरा उनके रिलेटिव्स का एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब उनकी अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होती है तो उनके रिलेटिव सहमति दें। तो ये दोनों चीज़ें मिल नहीं पाती, तो इस पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में समो जो कैडेवरिक प्रोग्राम है, जो हम डेथ के बाद हम अंगदान कर सकते हैं, ये बहुत कम है अभी। और इस पे गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक वो उतना अच्छा पिकअप नहीं हो पाया जितना हम कर सकते हैं। जैसे लिटरेसी कम हो रही है, जैसे जैसे लोगों की पढ़ाई वाली चीज़ कम है जिस जगह पे, वहाँ पर ये काफ़ी कम है अंगदान। लेकिन हम इसे एक अवेयरनेस के साथ ज़रूर इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर अनूप, अगर लोग, जो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, अगर उनमें इच्छा है डोनेशन की, तो क्या कुछ तरीके हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं, और कुछ शंकाएं भी लोगों के मन में होती हैं तो उन्हें ज़रूर आप एड्रेस करें? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रानू जी। जो शंकाएँ हैं लोगों में ये है कि जो लाइव डोनर्स की हम बात करते हैं, देखिए लाइव डोनर्स में आप देखेंगे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महिलाएं डोनेट करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं महिलाओं से ज़्यादा दानी इस पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है, चाहे वो वाइफ हैं, चाहे वो सिस्टर हैं या मदर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा पूल होता है लाइव डोनर्स में, वो महिलाओं की तरफ से आता है। जब मेल्स की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम तो अर्निंग मेंबर हैं, अगर हमने किडनी दिया तो हमें आगे को जाके कुछ हो जाएगा। तो ये हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एक इंसान की 2 किडनी भगवान ने दी है, अगर एक किडनी वो डोनेट कर देता है तो पूरी ज़िंदगी एक किडनी के सहारे नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कुछ सावधानियों के साथ। और ऐसे हैं कई पेशेंट्स हैं जिनको हमने ऑपरेट किया, 15-20 साल अब हो गए, वो एक किडनी के साथ आराम से अपनी सारी ज़िंदगी के जितने काम है वो करते आए हैं जी। तो ये मिथ्स हो गई कि किडनी देने से हमें क्या हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ इफेक्ट आ जाए, तो वो मिथ्स खत्म करने की जरूरत है। दूसरा, आपने पूछा कि कैसे अंगदान कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इसका नाम था नोटो, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के कैंपस में ही है। इसका 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था, और इसको 9 साल हो गए हैं। इसकी साइट पर आप जाएं, नोटो www.noto.in में जाएंगे, बड़े आराम से गूगल पे टाइप करेंगे और वहाँ पर आपको बड़ा सरल है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको सिर्फ अपने डिटेल्स डालने हैं। ऑनलाइन एक कार्ड बन के आ जाता है आपका डोनर कार्ड कि आई एम, उसमें बड़ा लिखा होता है आई हैव प्लेस्ड माई सेल्फ टू बी ऑर्गन डोनर। वो कार्ड आप अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। सपोज मैंने वो कार्ड मेरे पास है, आई हैव प्लेस्ड माई ऑर्गन्स। सपोज मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मेरा डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो वो कार्ड मेरे अगर पास है तो एटलीस्ट डॉक्टर्स को पता रहेगा कि इन्होंने प्लेज कर रखा है। उस समय अगर मेरे रिलेटिव से पूछा जाता है तो आपकी आखिरी इच्छा मानकर वो उसको अलाउ कर देते हैं। तो अगर जिनको भी ऑर्गन डोनेशन करना है, प्लीज़ साइट पर जाएं और वहाँ जाके ऑनलाइन अपने सब डिटेल्स भर के ऑर्गन डोनेशन कार्ड को अपने साथ हमेशा रखें। और जैसे डॉक्टर हेमंत ने बताया, अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर हम मरने के बाद अपने ऑर्गन्स देते हैं तो 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, एक आदमी। आप सोचिए कितना बड़ा दान हम करके जाएंगे। तो ये नीड ऑफ द आवर है, कंट्री को ज़रूरत है, और हम सभी को अपना अपना पार्ट, इसका पार्ट जो है प्ले करना चाहिए।
और जैसा आपने बताया कि दान है, और जब हम कोई दान करते हैं तो उसमें हम किसी फल की इच्छा नहीं करते, लेकिन अगर ये डोनेशन किया भी जाता है डॉक्टर अनूप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके भविष्य के लिए, अगर आपके ही किसी रिलेटिव को या फिर किसी भी सगे संबंधी को भी जरूरत है, तब भी आप उस तरह से भी इसका फायदा ले सकते हैं। इस पर आप कुछ डॉक्टर हेमंत कहना चाहते हैं? इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अगर मैं अगर लाइव डोनेशन है और एक कैडेवरिक डोनेशन होता है, तो लाइव डोनेशन का मतलब कि अगर मैं जिंदा हूं और मैं किसी को देना चाहता हूं तो मैं अपने सगे संबंधी, अपने घर के ब्लड रिलेटिव्स को ही दे सकता हूं। अगर मैं आपको देना चाहता हूं तो हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ ज़ीरो, वो मैं आपको नहीं दे सकता, बट मैं अपने किसी रिलेटिव को दे सकता हूँ। यही जो कैडेवरिक डोनेशन होता है, जो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और मैंने प्लेज किए अपने ऑर्गन्स, तो वो ऑर्गन एक सिस्टम होता है, नोटों का ही एक सिस्टम होता है जिसमें वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनको अलॉट होता है पेशेंट को। उसमें ये सुविधा नहीं है कि वो ऑर्गन मैं अपने रिलेटिव्स को देके जाऊँ, तो उसमें वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से होता है जो अगर डेथ हो जाती है। बट अगर मैं लाइव किसी को देना चाहता हूँ तो मैं अपने रिलेटिव्स को ही दे सकता हूँ, तब मैं किसी अनरिलेटेड को नहीं दे सकता। डॉक्टर अनूप, अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट की हेल्थ पर सबसे पहले जानना चाहती हूँ, कितने लोग इस पर अवेयर हैं और कैसे प्रोस्टेट हेल्थ का ख्याल हमें रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, अगर हम इंडिया की बात करें, पिछले कुछ दशकों में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट हमेशा लास्ट स्टेज में आते हैं, कि चाहे वो बिनाइन प्रोस्टेट की बात करें चाहे कैंसर प्रोस्टेट की बात करें, दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट्स लास्ट स्टेज में आते हैं जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव, उनमें ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो एक तो आपको उसको मैनेज करना है, एक्सरसाइज आपको 30 मिनट्स डेली करना है, वाटर इनटेक इसमें भी हेल्प करता है कि आपको प्रोस्टेट के हेल्थ को मेंटेन करता है। उसके अलावा आपको 50 साल के बाद हर साल में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए अपना, जिसमें जो विशेषज्ञ हैं आपका अल्ट्रासाउंड, एक फिंगर से प्रोस्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, इसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, और एक PSA करते हैं, ब्लड सैंपल। ये करना है साल में एक बार। अगर आप ये करते रहेंगे तो कोई भी बीमारी अगर प्रोस्टेट की हो रही है उसको जल्दी हम पकड़ सकते हैं। ओके। और डॉक्टर हेमंत, जिन लोगों को अगर अनुभव हो रहा है कि उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में और प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, तो कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है और स्टेज का पता लगाया जा सकता है? अब जहाँ तक प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, तो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है जो कैंसर का सिम्टम है। बेसिकली यूरोलॉजी या किडनी, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी सिम्टम दे देती है। हार्ट की प्रॉब्लम हमें पता चलेगी जब तक हार्ट पूरा खराब हो चुका है। किडनी के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे ही कुछ होता है, हमारे यूरिन से अगर इन्फेक्शन हुआ तो हमें पता चल जाता है, यूरिन में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, यूरिन में करने में हमें दिक्कत होने लग जाती है। अगर कोई कैंसर होता है तो उसका बहुत इनिशियल मार्कर है पेशाब में खून आना। तो पेशाब में खून आना हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें अपने जो यूरोलॉजिकल सिम्टम है, जो पेशाब से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पेशाब में खून आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये कैंसर का 60% से ऊपर पेशेंट में कैंसर इसमें डायग्नोस होता है। तो इनको इग्नोर नहीं करना। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 3 साल पहले, 2 साल पहले पेशाब में खून आया था, तब वार्निंग साइन मिल चुका था, और बीच में कभी कभी आता है, अब आए तो कैंसर पूरा फैल चुका है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं इग्नोर करनी चाहिए। अगर पेशाब रुक रहा है, पेशाब में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब पूरा नहीं हो रहा, रात में 5-6 बार उठना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 1-2 महीने अपना लोकल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, बट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर टाइमली पहुंच जाना चाहिए। लेकिन रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजिकल डिजीजेस में कितनी फ़ायदेमंद है, इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, रोबोटिक सर्जरी का जब से ये एक हमारे यूरोलॉजी में इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से रिवोल्यूशनाइज हो गया है बीमारियों का इलाज। इसका मेन है प्रोस्टेट कैंसर, जो अभी हम बात कर रहे थे। पहले लोगों को ऑपरेशन ओपन सर्जरी की तरह किया जाता, लंबा लंबा सीन दिया जाता था, पेशेंट्स का ब्लड लॉस बड़ा होता था और इन्फेक्शन बहुत होता था, पेशेंट को ठीक होने महीनों लग जाते थे और उनको यूरिन कंट्रोल उनका ख़त्म हो जाता था सर्जरी के बाद, इसलिए पेशेंट डरते थे सर्जरी से। जब से रोबोटिक सर्जरी आई है तब से इसके अंदर 3D विज़न होता है, 10 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होता है, और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से हम सर्जरी करते हैं। इसके लिए बड़ा सूक्ष्म तरीके से मूवमेंट्स होते हैं और सूचनिंग बहुत अच्छी होती है, तो पेशेंट को ब्लड लॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। जो इंसिजन से छोटे छोटे मिनी होल्स हो जाते हैं, उसका जो कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म है, यानी कि पेशाब रोकने की क्षमता, वो हम बिल्कुल टोटली प्रिजर्व कर लेते हैं
और तो और जो उसकी इरेक्शन वाली जो कैपेसिटी है, जिसको हम इरेक्टाइल फंक्शन बोलते हैं, उसको नर्व्स को भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं और कैंसर पूरा निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से आप देखें कि पिछले 10 सालों में भारतवर्ष में रोबोटिक आने से अब कैंसर्स के पेशेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ गई है कि अब उनको सर्जरी कराने में कोई भी परहेज नहीं है। और स्पेशली क्योंकि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रोबोटिक्स सुविधा सरकार ने दे दी है, सफदरजंग अस्पताल में आ चुकी है, एम्स में आ चुकी है और अब आरएमएल में भी आने वाली है। तो ये सब सुविधाएं सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप, डॉक्टर हेमंत, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी हेल्थ को किस तरह से और फिट रख सकें ताकि हम आगे आने वाली चुनौतियों से अच्छे से लड़ सके। आप सभी लोगों ने वो बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरह से यूरिन इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, और अगर यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह से कुछ उपाय हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं और आयुर्वेद के खजाने से निकल कर आए हैं, कैसे इनका इस्तेमाल कर आप यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसके बारे में भी आप जानिए। इन केस ऑफ रीनल स्टोन हमें डिहाइड्रेशन अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करते रहना चाहिए। ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन ना हो और बहुत ज्यादा यूरिन एसिडिक या बहुत ज्यादा अल्कलाइन ना हो, क्योंकि ये स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक यूरिन सिस्टीन स्टोन्स बनाती है और बहुत ज्यादा अल्कलाइन यूरिन कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनाती है गुर्दे में या किडनी में। तो जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं रीनल स्टोन फॉर्मेशन के, वो हैं आपका बैड लाइफस्टाइल, जैसे आप स्लीपलेसनेस है, आप रात को जागते हैं, फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं आजकल, सॉल्ट और प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं, या मेडिसिन में आप एंटासिड्स का बहुत इनटेक करते हैं, या आपको बार बार इन्फेक्शन या यूटीआई होता रहता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि पानी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आपको खानी चाहिए, जैसे मूंग है, छाछ, नारियल पानी, बाजरा, चना, अंकुरित या स्प्राउटेड बीन्स, पपीता, केला, ये फल प्रेफर करने चाहिए। गाजर, लौकी, करेला, परवल, ये वेजिटेबल्स आपको लेनी चाहिए प्रेफरली। विटामिन सी का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस और क्रेनबेरी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स हैं उसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे खीरा है और कुछ जो हम हर्ब्स कह सकते हैं, जैसे सोंठ, पुनर्नवा, पेठा, गोखरू, शिगरू, ये कुछ हर्ब्स हैं जो हम वेजिटेबल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत कैफीन प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, ये सब अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति नहीं करनी है आपको। चुकंदर, फिश, एग, रेड मीट, पीनट्स, स्वीट पोटैटो, ये सारे का इंटेक आपको कम करना चाहिए इन केस ऑफ रीनल स्टोन। कुछ और हर्ब्स बताई गई हैं जैसे इलायची है, नीम, काली मिर्च, इसका घी के साथ प्रयोग अच्छा रहता है। जो सामान्य नियम है वो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से आपको क्या आहार और क्या विहार लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमने समझा किस तरह से यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन और साथ ही किडनी की हेल्थ को, प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसके इलाज भी संभव हैं और आसान है। तो किसी भी तरह का डर अपने मन में ना रखें और अपनी हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।